हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी डीएलएड के फर्स्ट सेमेस्टर के जो हमारा सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। तो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं, यानी पिछले ईयर पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और आंसर भी देने का प्रयास करिएगा। आपके एग्जाम में अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आप लोग क्या करिए, चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते चलिए। और इसी के साथ ही आप लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप लोग अपना त्यौहार भी सेलिब्रेट कीजिए और क्या करिए, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम के भी बहुत कम दिन बचे हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने जहाँ तक क्वेश्चन कर लिया था, अब उसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। मंदबुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण से आप क्या समझते हैं। मंदबुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। तो उपचारात्मक शिक्षण के बारे में समझते हैं कि उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है। शिक्षा में कमजोर शिक्षार्थियों के कारणों की सही पहचान करके उसका उपचार करना, ये क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण है। मतलब क्या कहा गया है उपचारात्मक शिक्षण शिक्षा में कमजोर शिक्षार्थियों के कारणों की सही पहचान करके उसका उपचार करना, ये क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण है। शिक्षा में कमजोर शिक्षार्थियों को, यानी जो बच्चे क्या होते हैं, पढ़ने में कमजोर होते हैं, ठीक, तो उनकी पहचान करके, यानी उनको देखना है कि उनको कहाँ पे दिक्कत आ रही है, किस जगह आ रही है, तो ठीक, उनका पहचान करके उसका उपचार करना, ये क्या कहलाता है, उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण निम्नलिखित प्रकार से किया जाना चाहिए। चलिए समझते हैं किस प्रकार से किया जाना चाहिए। पहला कह रहा है अनुकूल वातावरण। अनुकूल वातावरण से मंदबुद्धि बालकों, यानी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, जिनकी 70 से कम होती है, उन लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, उन लोगों को हम लोग बोलते हैं मंदबुद्धि के बालक। तो कहा गया है अनुकूल वातावरण से मंदबुद्धि बालकों, यानी बुद्धि लब्धि कितनी हो, 70 से कम का सही उपचार किया जा सकता है। वातावरण का प्रभाव बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करता है। अनुकूल विषय सामग्री। मंदबुद्धि बालकों के लिए विषय सामग्री बच्चों के अनुकूल होनी चाहिए। विषय वस्तु ऐसा होना चाहिए जिससे वह आसानी से क्या कर सकें, सीख सकें। अब आगे समझते हैं, आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है समस्याओं की सही पहचान करके सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि बच्चे में कौन सी समस्या है। शिक्षण संबंधी समस्याएं कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे क्या हो गया, जैसे हो गया पठन विकार। पठन विकार को क्या बोलते हैं, डिसलेक्सिया बोलते हैं। और जो गणना विकार होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिसकैलकुलिया। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिर आता है लेखन विकार, इसको बोलते हैं डिसग्राफिया। जिन बच्चों को क्या होता है, लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया बोलते हैं। समस्याओं की सही पहचान करने के बाद उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। पहले पहचान कर लेना चाहिए कि बच्चों को किस तरीके की प्रॉब्लम है, फिर क्या करना है, उसी के रिकॉर्डिंग आपको उपचार देना है, ठीक। जैसे डॉक्टर के पास आप लोग जाते हो, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग डॉक्टर को बताते हो, तो डॉक्टर आपको डायरेक्ट तो दवा दे नहीं देता है, पहले वो आपको क्या करता है, पहचान करता है कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है और क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर ही तो आप लोगों को करता है, दवा देता है। तो वही कहा गया कि पहले से इसी तरह से टीचर को क्या करना है, पहले बच्चे की प्रॉब्लम को समझना है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, उसे लिखने में प्रॉब्लम है कि पढ़ने में, कि उसे सुनाई नहीं दे रहा है, कि क्या दिक्कत है। इसके बाद फिर क्या करना है, टीचर को उपचार देना है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे अति लघु उत्तरी प्रश्न है, इनके बारे में समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो शिक्षण से तात्पर्य क्या है, इसके बारे में समझते हैं। शिक्षण से तात्पर्य जब ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, हमारी शिक्षण कहलाती है। क्या कहा गया है, कहा गया है जब ज्ञान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है, तो ये क्रिया क्या कहलाती है, शिक्षण कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, कोई चीज़ सीखी स्कूल में जाकर, तो फिर आप लोग क्या करते हो, उसको अपने छोटे भाई बहनों को बताते हो, तो ये हमारा क्या हुआ, शिक्षण का आदान प्रदान हेतु हुआ कि आप लोगों ने क्या किया, स्कूल से सीखा और क्या कर रहे हो, अपने भाइयों के साथ शेयर कर रहे हो, भाई बहनों के साथ आप लोग क्या करो, अभी पढ़ रहे हो, ठीक। पढ़ने के बाद फिर आप लोग क्या करोगे, पढ़ाओगे चल के, तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा शिक्षण है। क्या कहा गया है जब ज्ञान को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है तो ये क्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्रिया शिक्षण कहलाती है। शिक्षण का अर्थ है ज्ञान, अनुभव और कौशल को दूसरों के साथ साझा करना और उन्हें सीखना। यही हमारा क्या होता है? यही हमारा शिक्षण होता है। अब आगे समझते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है शिक्षण के कोई दो उद्देश्य लिखिए। शिक्षण के दो उद्देश्य कौन कौन से हैं? शिक्षण के दो उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला कह रहा है छात्रों में आत्मविश्वास विकसित करना। दूसरा कह रहा है छात्रों में आजीवन चलने वाली अधिगम कौशल को बढ़ाना। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे समझते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का क्या अभिप्राय है? तो शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत, प्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर क्या करती हैं? निर्देशित होती हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे समझते हैं। आगे कहा गया है जोम्स एवं सिम्पसन के अनुसार प्रेरणा का सिद्धांत यह समझने का अध्ययन है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष लक्ष्य या परिणाम को प्राप्त करने के लिए काम करने के लिए क्या प्रेरित करता है। ये कौन थे? ये हमारे मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि प्रेरणा का सिद्धांत यह समझने का अध्ययन है कि किसी व्यक्ति को किसी विशेष लक्ष्य या परिणाम को प्राप्त करने के लिए काम करने के लिए क्या प्रेरित करता है। ठीक है, ये हमारे मनोवैज्ञानिक ने बात कही थी। अब आगे बढ़ते हैं आगे क्या कहा गया। आगे कहा गया मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आशय। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र से क्या आशय है। तो मूर्त से अमूर्त शिक्षण सूत्र, शिक्षण के इस सूत्र के अनुसार शिक्षक को पहले ऐसी बातों का ज्ञान छात्रों को कराना चाहिए जो क्या हो? मूर्त हो यानी दिखाई देने वाला हो, और फिर धीरे धीरे अमूर्त जो न दिखाई देता हो इसकी ओर क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। यानी क्या करना चाहिए? पहले टीचर को क्या करना है? मतलब क्लास में जो चीज़ दिखा रही है तो उसके बारे में बताना है। इसके बाद फिर क्या करना है? जो चीज़ नहीं दिख रही है यानी उसको हम लोग क्या करते हैं? माइंड में कॉन्सेप्ट बनाते हैं, तो उसके बारे में टीचर को बताना है। यानी पहले देखने वाली की तरफ जो चीज़ दिख रही हो, फिर जो नहीं दिखाई दे रही उसकी तरफ ले जाना है। अब आगे बढ़ते हैं आगे क्या कहा गया। आगे कहा गया संप्रेषण की कोई एक उपयुक्त परिभाषा लिखिए। संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से विचारों, सूचनाओं, संदेशों एवं सुझावों का क्या किया जाता है? आदान प्रदान चलता है। संप्रेषण एक निरंतर यानी लगातार चलने वाली तथा नैतिक प्रक्रिया है। संप्रेषण प्रक्रिया को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। चलिए समझते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया क्या होती है। इसमें सबसे पहले माध्यम के बाद प्रतिपुष्ट, फिर होगा प्रेषक, फिर होगा संदेश। चलते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया को और अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है? प्रेषक होता है, तो वो क्या करेगा? संदेश देगा। संदेश के लिए क्या होगा? माध्यम की जरूरत पड़ेगी। फिर क्या होगा? प्रतिपुष्ट, यानी जब आप लोगों ने जैसे मान लीजिए प्रेषक कौन हो गए? टीचर हो गए। फिर इन्होंने क्या किया? बच्चों को संदेश दिया। संदेश देने मतलब क्या होता है? पढ़ाया। और किसके माध्यम से पढ़ाया? जैसे उन लोग टीचर पढ़ाने के लिए क्या करते हैं? बुक का यूज करते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं। ये क्या हो गए? ये सारे माध्यम हो गए। फिर इसके बाद बच्चों ने क्या किया? पढ़ा। बच्चों को यानी बच्चे फिर क्या करते हैं? प्रतिपुष्ट मतलब होता है फीडबैक। फिर बच्चे क्या करते हैं? फीडबैक देते हैं कि उनको किस तरीके से समझ में आया। फिर किसको बताते हैं? टीचर को बताते हैं। ये प्रक्रिया क्या होती है? चलती रहती है। ये क्या होती है? ये हमारी संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। अब आगे बढ़ते हैं आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकार निम्नलिखित है। पहला कह रहा है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा कह रहा है अशाब्दिक संप्रेषण। इस संप्रेषण में सदैव भाषा का प्रयोग किया जाता है। किसमें? शाब्दिक में। और अशाब्दिक में क्या होता है? इस संप्रेषण में शरीर की भाषा, हाव भाव और चेहरे के भावों का उपयोग दूसरों तक सूचना पहुँचाने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें दूसरों तक सूचना पहुंचाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो संप्रेषण के दो प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला कह रहा है शाब्दिक संप्रेषण, दूसरा कह रहा है अशाब्दिक संप्रेषण। ये मैंने आपको बता दिया है। आगे
अब जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है। शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का महत्व, विद्यार्थी प्रश्न भी पूछता है और प्रश्नों के उत्तर भी देता है, अतः उसमें विश्वास की भावना जागृत होती है तथा साथ ही उसकी संकोच करने की प्रवृत्ति भी क्या होती है, समाप्त होती है। प्रश्नोत्तर प्रविधि में विद्यार्थी में सोचने समझने एवं तर्क करने की क्षमता का भी क्या होता है, विकास होता है। ये भी आपको याद रखना है। फिर आगे क्या कहा गया, फिर कहा गया विद्यार्थी इस प्रविधि के माध्यम से अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से क्या करते हैं, भाग भी लेते हैं। इस प्रविधि से विद्यार्थी में रुचि एवं जिज्ञासा बनी रहती है, जिससे वह ज्ञान सरलता से क्या करते हैं, प्राप्त करता है। अब आगे समझते हैं आगे क्या कहा गया। आगे कहा गया है व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। किसी वस्तु विषय का गहन ढंग से विश्लेषण करना क्या कहलाता है, व्याख्यान कहलाता है। व्याख्यान देते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। क्या क्या रखनी चाहिए। पहला कह रहा है व्याख्यान स्पष्ट एवं सरल भाषा में, और दूसरा कह रहा है व्याख्यान के दौरान वाक्यों में क्रमबद्धता रखनी चाहिए। अगला कह रहा है व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को मॉडलों, चित्रों एवं तुलना के तरीकों का उचित समावेश करना चाहिए। अगला कह रहा है व्याख्यान स्तर के अनुकूल हो। अगला कह रहा है दिए गए व्याख्यान का एक उचित निष्कर्ष प्राप्त होना चाहिए। अब आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है। विज्ञान शिक्षण का सबसे उचित तरीका होता है करके सीखना, अतः विज्ञान शिक्षण के लिए प्रयोग प्रदर्शन विधि का उपयोग शिक्षण द्वारा किया जाता है, क्योंकि विज्ञान शिक्षण मुख्यतः प्रयोगों पर आधारित विषय है। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का प्रयोग करने से बच्चों में तार्किकता, वैज्ञानिकता तथा भौतिकी एवं रासायनिक तथ्यों की सही जानकारी का विकास होता है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक द्वारा बालकों को केंद्र बिंदु में रखकर शिक्षा दी जाती है, जिसके अंतर्गत शिक्षक बालक की स्वायत्तता व स्वतंत्रता तथा विद्यार्थी के सीखने की सक्रिय भागीदारी का क्या करते हैं, ख्याल भी रखते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निदानात्मक परीक्षण किसे कहते हैं। निदान से तात्पर्य संबंधित समस्या का क्या होता है, उपचार करना होता है, अतः निदान परीक्षण से तात्पर्य ऐसी क्रियाविधि से है जिसके अंतर्गत शिक्षक बालक के विषयगत समस्याओं तथा अधिगम संबंधी त्रुटियों को समझकर उनका हल निकालता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई चिकित्सक किसी रोगी की समस्याओं का इलाज करता है। अब गुण के अनुसार समझते हैं क्या कहा है। गुण के अनुसार निदान का अर्थ है अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निवारण। बहुस्तरीय शिक्षण का क्या उद्देश्य है, इसके बारे में आपको बताना है कि बहुस्तरीय शिक्षण क्या होता है। बहुस्तरीय शिक्षण को बहुश्रेणी शिक्षण भी कहा जाता है। बहुस्तरीय शिक्षण ऐसा शिक्षण है जो कक्षा में तेज, मध्यम और धीमी गति से सीखने वाले बच्चे होते हैं, तो उनके शिक्षण के लिए शिक्षण जिस विधि का प्रयोग करता है उसे क्या कहते हैं, उसे बहुस्तरीय शिक्षण कहते हैं, जिनके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। चलिए इनके उद्देश्य के बारे में समझते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है बालकों में तार्किकता, सृजनात्मकता शक्ति का विकास करना। दूसरा कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना। अगला कह रहा है विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना। अगला कह रहा है शैक्षिक समस्याओं का समाधान करना। अगला कह रहा है छात्रों को पाठ्यक्रम में निर्देशित दक्षताओं में प्रवीण करना। अब आगे समझते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है खेल पर आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का उल्लेख कीजिए। यद्यपि शिक्षण के अंतर्गत खेल विधि का जन्मदाता फ्रोवेल को माना जाता है, ये आपसे 1 नंबर में पूछ लिया जा सकता है कि खेल विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है फ्रोवेल को। लेकिन आधुनिक युग में बालकों को शिक्षा देने के लिए खेल विधि के प्रयोग का प्रबल समर्थन हेनरी और किसने किया था, काल्डवेल हुक को माना जाता है। खेल आधारित निम्नलिखित शिक्षण पद्धतियाँ, इनके बारे में समझते हैं। पहली आ रही किंडर पद्धति। अब ये क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। शिक्षण की किंडरगार्टन
प्रणाली एक जर्मन शिक्षा शास्त्र फ्रेडरिक फ्रोबेल द्वारा प्रस्तावित है, जिसने 1837 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्कूल स्थापित किया। इस विधि में फ्रोबेल ने बच्चों को पौधे के रूप में और शिक्षकों को बागवान के रूप में चित्रित किया, क्योंकि वे आदर्शवादी होते हैं जो युवा अंकुर को बढ़ने और खेलने की क्षमता को क्या कर देते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। खिलने की क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। यह बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए विकास और वृद्धि के शारीरिक सिद्धांत पर क्या होते हैं, आधारित हैं। बच्चे के समग्र विकास और विषय की समझ को और अधिक प्रभावी बनाने में सक्षम बनाता है। मॉन्टेसरी पद्धति क्या होती है? मॉन्टेसरी पद्धति के जनक मैडम मारिया मॉन्टेसरी थी। मॉन्टेसरी पद्धति शिक्षा की ऐसी पद्धति है जो बच्चे को स्वतंत्र रूप में देखती है और बच्चे को सभी प्रकार के खेलों, व्यक्तित्व विकास आदि के लिए प्रोत्साहित भी करती है। इस विधि को बालक की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है कि बालक को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसी हिसाब से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है गणित शिक्षण में उपयोगी किन्हीं 2 TLM का नामोल्लेख करते हुए उनका उपयोग लिखिए। TLM ये क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। ठीक, इसकी इंग्लिश ये होती है। कहा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री इसका प्रयोग कक्षा शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रोचक बनाने में किया जाता है। 2 TLM निम्नलिखित है, कौन कौन से? श्यामपट्ट तथा चौक। गणित शिक्षण में उपयोग होने वाला यह अत्यंत महत्वपूर्ण सामग्री है। अंकगणित तथा बीजगणित के प्रश्नों को हल करने, रेखा गणित के चित्र एवं आंकड़ों के ग्राफ गणित के अध्यापक श्यामपट्ट पर चौक की सहायता से लिख कर बताते हैं। प्रकार अथवा चांदा, इसकी सहायता से कोड बनाया जाता है। किसी वृत्ताकार वस्तु को बनाने के लिए प्रकार की सहायता ली जाती है। प्रकार एवं चांदा गणित शिक्षण में कोड बनाने में काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या अभिप्राय है? शिक्षण अपने ज्ञान को जिस माध्यम से जिज्ञासु विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं उसे शिक्षण कहते हैं। ऐसी सामग्री जो पाठ को रोचक तथा सुबोध बनाने और किसी संकल्पना अथवा प्रत्यय विशेष के अर्थ को सुनिश्चित रूप से अधिक स्पष्ट करने में सहायक सिद्ध होती है, तो उसे शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीचिंग एड कहा जाता है। पाठ्य सामग्री को सजीव तथा सरल बनाने में सहयोग देने के कारण ही उसे क्या कहते हैं, उसे शैक्षणिक सहायक सामग्री कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब इसके महत्व के बारे में समझते हैं कि इसका महत्व क्या होता है। पाठ्यांश से संबंधित तथ्यों को समझना। आगे कहा गया पाठ्यांश को रुच्यात्मक बनाना। अगला कहा गया है समझी हुई विषय वस्तु को आत्मसात करना। अगला कहा गया है पाठ्यांश को समझने में विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित करना। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक किन्हीं 2 शिक्षण सूत्रों का वर्णन करते हुए शिक्षण में उनका महत्व स्पष्ट कीजिए। तो शिक्षण सूत्र क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। पहला कह रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। जिसे विद्यार्थी जानता है वह ज्ञात है और जिसे नहीं जानता है वह क्या है, वह अज्ञात है। इस शिक्षण सूत्र में छात्र के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए नवीन ज्ञान यानी अज्ञात की जानकारी दी जाती है। जैसे बच्चे को कमल पढ़ाना है तो उसे सबसे पहले क्या होना चाहिए, वर्णमाला की जानकारी दी जानी चाहिए। अगर उसे वर्णमाला का ज्ञान सही से न होगा तो क्या वो अक्षरों को पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। ये भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। अब शिक्षण में महत्व के बारे में समझते हैं। इस शिक्षण के माध्यम से बालक को अज्ञात जानकारी प्राप्त हो जाती है। बच्चों में रुचि का भी क्या होता है, विकास होता है। अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव अनुभूतियों पर आधारित होता है तो तर्क विज्ञान परक चिंतन पर। ऐसी स्थिति में अनुभव को आधार बनाकर उसका तर्क संगत आधार खोजना ही प्रभावी शिक्षण का आधार होता है। इस शिक्षण सूत्र में प्राप्त अनुभव से तर्क की ओर शिक्षण किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब शिक्षण में महत्व के बारे में समझते हैं। सोचने की क्षमता का विकास होता है। इससे वैज्ञानिक प्रवृत्ति भी क्या होती है, विकसित होती है, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे समझते हैं। अब जो क्वेश्चन थे हमारे वो यहीं तक के थे। तो आई होप आप
आप लोगों को सारे क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे और आपने हर एक क्वेश्चन को बहुत बेहतर तरीके से समझने का भी प्रयास किया होगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा, जिससे क्या हो दोस्तों की भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से ऐड हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो आप लोग वहां से ऐड हो जाइए, क्योंकि आप लोगों को टेलीग्राम में भी टाइम टू टाइम न्यूज़ मिलती रहती है, नोटिफिकेशन PDF सब कुछ मिलता है। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। और जिस चीज़ में आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता दिया करिए, तो उसका भी आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।